उधर नहीं करिएगा। मेरा नाम है हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी स्टूडेंट लाइफ। हमें 2 लोग मिले हैं जो बहुत ही शाय हैं, लेकिन हमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है जिसको लोग बोलते हैं जेएनयू में कि बहुत ज़्यादा डिमांडेड है, जैपनीज़ बीएचयू में भी पढ़ाया जाता है, इफ्लू में भी पढ़ाया जाता है और भी ढेर सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो इसको एज ए डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स पे तैयार कर रही हैं और लोगों को बांट रही है। एक नया स्किल है भारत के लिए, भारत में रहते युवाओं के लिए कि वो बेहतर जगह पे ये सब सारी चीज़ें सीख करके जा सकते हैं। बेसिकली ये कहना है मेरा। तो 2 लोग मिले हमें जिनका हम चेहरा नहीं दिखाएंगे, लेकिन इनकी आप बातें सुन सकते हैं। आप थोड़ा सा इसको और ऊपर रखिएगा और ठीक है ठीक है, ठीक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सानू हुआ। शानू, कहाँ से हैं आप शानू? मैं बिहार से हूँ। बिहार से हैं आप? बिहार में कहाँ से शानू आप? बिहार में मैं मिथिला बेल्ट से हूँ। मैथिली आती है आपको? बिल्कुल आती है। मतलब आप मैथिली में बात करने लगेंगे तो हमें कुछ समझ में नहीं आने वाला। मैं बोल सकता वही तो मैथिली बोल सकता हूँ, बट अगर आप जानते हो तो ज़रूर। ओके। अभी करेंट आपका इंट्रोडक्शन क्या है? आप जेएनयू में हो, तो आप जेएनयू में क्या कर रहे हो? मैं जेएनयू से जापानीज़ कर रहा हूँ। जापानीज़ में मतलब यूजी या पीजी? पीजी कर रहा हूँ। पीजी। यूजी आपने कहाँ से किया था? यूजी मैंने बाहर से किया था। हाँ, सेम सब्जेक्ट में नहीं किया हूँ और फिर जेएनयू आया और यहाँ जापानीज़ पढ़ रहा हूँ। बाहर से सीखा था मैंने जापानीज़। ओके। तो जापानीज़, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अतुल है। अतुल, कहाँ से हैं अतुल आप? बिहार से। बिहार से। आप दोनों लोग दोस्त हैं क्या? बिहारी होने की वजह से दोस्त हैं या ऐसे दोस्त हैं? नहीं, जापानी के विद्यार्थी होने की वजह से दोस्त हैं। जापानी के, ये मतलब ये एक इंटेलेक्चुअल जवाब होता है जो जेएनयू का छात्र ऑन स्क्रीन देता है, लेकिन ऑन स्क्रीन नहीं होकर के देता है, ऑफ स्क्रीन नहीं देता है। कोई नहीं, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल ये दोनों भाई लोग अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते हैं और हम भी इनके प्राइवेसी को तवज्जो देते हैं और देना भी चाहिए। कोई हमें भी देगा, हमें भी अच्छा लगेगा, आपको भी देना, ठीक है। तो जापानीज़, यहाँ पे अगर हम बात करें मास्टर्स की जापानीज़ में, तो इनरोलमेंट से बात करते हैं अतुल आपसे कि हम अगर इनरोलमेंट में आ रहे हैं तो हम क्या क्या तैयार करेंगे। एमए जापानीज़ के सीयूईटी वाले पेपर में क्या क्या पूछा जा रहा है कि जेएनयू का जापानीज़ एमए निकल जाएगा? पहला तो जो जेएलपीटी का N2 का रिक्वायरमेंट्स है वो तो कंपलसरी है करने का। फिर यहाँ पे जेएनयू में ऐसे कल्चर का एक अलग से कोर्स चलता है जो कि स्पेसिफिक है यहाँ पे। तो वो कल्चर से रिलेटेड कुछ करना रहता है और सारा जो वेबसाइट पे जितना भी कोर्सेज ऑफर्ड है उससे रिलेटेड पढ़ाई करनी होती है कि जो भी कोर्सेज यहाँ पे है लिस्टेड उससे रिलेटेड टॉपिक्स तैयार करना रहता है ओवरऑल स्टडीज़ पे। ऐसा आप ही कुछ बोलना चाहेंगे तैयारी करने पे, जो सीयूईटी के लिए तैयारी करते हैं, पीजी के लिए, जापानीज़ के लिए? अगर आप बाहर से जापानीज़ करके आ रहे हो, बीए जापानीज़ कहीं से किया या फिर जापानीज़ आपने सीखा है, तो जेएनयू में एक क्राइटेरिया है कि आप किसी भी डिसिप्लिन में आप बीए किए हो तो वो मायने नहीं रखता। अगर आप जिस सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहे हो वो सब्जेक्ट आना चाहिए। अगर आप निकाल लेते हो तो आके पढ़ सकते हो। कोई मैंडेटरी नहीं कि उसी सब्जेक्ट में आपका बीए हो, ठीक है? अच्छा, हाँ, मतलब ये मैटर नहीं करता कि हमने जापानीज़ से बीए किया है कि नहीं किया है, लेकिन फिर भी हम जापानीज़ एमए कर सकते हैं यहाँ से? बस जापानीज़ आनी चाहिए। जापानीज़ आपने अगर सीखा है बाहर से और आपके पास जापानीज़ एमए लेवल की जापानीज़ है, आप एमए क्रैक कर सकते हो आप, देन इट इज़ फाइन। किसी भी लैंग्वेज में आपका मतलब लाइक किसी भी सब्जेक्ट में हो बीए, कोई मैटर नहीं करता जापानीज़ यहाँ के लिए। जापानीज़ नहीं, कोई भी कोर्स के लिए। कोई भी कोर्स के लिए। पता नहीं क्या कुछ अंदर घुस गया है मेरे यहाँ पे, बहुत तेज काट रहा है जैसे कुछ भौरा टाइप का नहीं होता है, कुछ मुझे अंदर से ही डंक मारा है और बहुत तेज डंक मारा है। मतलब दिखाइए इधर, बाप रे बाप। ठीक है, आप लोगों को अभी भी नहीं दिखाना है? हम नहीं दिखा सकते, ठीक है। तो नहीं दिखाते हैं इधर। तो ये जापानीज़ मतलब इनका कहना है दोस्तों, क्रूशियल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। बहुत ज़्यादा क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है ये। देखिए, बात को ध्यान दीजिए, भौरा काटे चाहे सांप काटे, लेकिन ये जानकारी मैं आपको दे करके रहूँगा। जो मैं दे रहा हूँ वो बहुत लोगों को नहीं पता है कि किसी भी डिसिप्लिन में आपका बीए हो वो जेएनयू के लिए मायने नहीं रखता है। अगर मास्टर्स में आना चाहते हो तो ठीक है, अगर आप वो चीज़ को जानते हो, एमए क्रैक कर सकते हो तो आ सकते हो। कितना बढ़िया है, क्योंकि बीएचयू जैसे जगहों पे आपने अगर बीए जापानीज़ नहीं किया है तो आप एमए जापानीज़ नहीं कर सकते। लेकिन जब यहाँ नहीं है, अगर आप N3 कर रहे हो, जब जो जापानीज़ के लेवल हैं जो N5 से शुरू होते हैं N1 तक जाते हैं, जिसमें से अगर N2 N3 आप कर लिए बाहर से तो यहाँ के एमए लेवल के एंट्रेंस को आप क्रैक कर सकते हो। क्रैक कर सकते हैं। N2 लेवल की जापानीज़ आपको एमए जेएनयू पहुँचा सकती है। ठीक है,
जापानीज और भी भाषाओं के लिए होंगे। हाँ, सब भाषा के लिए सेम क्राइटेरिया। सेम क्राइटेरिया, मतलब जेएनयू इतना छूट देती है, इतना लिबरल है एकेडमिक लेवल पे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आप भी कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं अतुल जी? नहीं, मतलब वही है कि कोई ऐसा फिक्स क्राइटेरिया, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर आप पढ़ के खुद से कर सकते हैं तो जेएनयू आपको ये फ्रीडम देती है कि फ्रीडम देती है। कहीं भी कुछ भी, कोई भी डिसिप्लिन में कभी भी स्विच कर सकते हैं। कभी भी इवन आप यहाँ सेंटर में पढ़ रहे हो, अगर सपोज दैट कोई अरबिक में बीए कर रहा है, बीए थर्ड ईयर कंप्लीट करते करते उसी दौरान कोई और लैंग्वेज सीख रहा है, देन वो स्विच कर सकता है। ओके। न केवल लैंग्वेज में ही, और भी सेंटर में आप SIS में जा सकते हो, IR में जा सकते हो। ये जो लोग कहते हैं कि जेएनयू का बच्चा जेएनयू में रह जाता है क्योंकि जेएनयू इतना फ्रीडम देता है कि आप जापानीज़ पढ़ रहे हैं और आपको ऐसे कल को मास्टर्स IR से करना है या फिर PhD IR से करना है, तो आप फ्री होके अपने मेहनत पे स्विच कर सकते स्विच कर सकते हैं। हाँ। ओके। हाँ, ये है। हैं। किसी भी डिपार्टमेंट में वो यहाँ पे फ्री है। आप बाहर से भी आप स्विच कर सकते हैं, इसका मतलब समझ में नहीं आया कि आप जापानीज से भी दूसरे सब्जेक्ट में स्विच कर सकते हैं? एंट्रेंस के थ्रू, एंट्रेंस आप हाँ, CUET के थ्रू दीजिए आप। CUET PG एक बहुत बड़ा जरिया है कि आप अपने ग्रेजुएशन में जो आपने सब्जेक्ट नहीं चुना है, आपको जेएनयू में चूज़ करना है, एक बार बुलेटिन पढ़िए और चले आइए। और किसी भी लड़के को मैं तो ये मानना चाहता हूँ कि बुलेटिन पढ़ना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। जो बहुत चीज़ें- प्रोस्पेक्टस बुलेटिन। हाँ, ये पढ़ने की जरूरत तो ये है। यहाँ पे लगभग सेमेस्टर वाइज चलता है, एक साल में 2 सेमेस्टर, वही BHO की तरह सेम उसी तरह के चलता है। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जेएनयू का क्या है? आपका ये कौन सा ईयर है? फर्स्ट ईयर है, MA का सेकंड ईयर? लास्ट सेकंड ईयर है। सेकंड ईयर। तो कैसा लगा यहाँ की पढ़ाई आपको? बहुत अच्छी है, बिल्कुल। बहुत अच्छी। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल हम बहुत अच्छी श्रेणी में किस लाइन को जोड़ेंगे तो आप बहुत यहाँ बेहतरीन? एजुकेशन के अलावा आप अपने आप को एक सही वे में नर्चर होते हो, बस सही चीज़ों को आपको पकड़ना होता है। हाँ। ठीक है, लोगों से मतलब यहाँ पे बहुत फ्रेंडली है, लोग मिलेंगे, आपको समझाने वाले मिल जाएंगे। ओके। अगर आप खुद आपके अंदर क्यूरियोसिटी है तो आप आ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो यहाँ पे आके। लाइक कोई भी ऐसा सब्जेक्ट पढ़ के आप अच्छे इंसान बनो पहले, और ऑब्वियसली जॉब पर्सपेक्टिव भी बहुत अच्छा है। ये सब चीज़ तो है ही। एकेडमिक में जाने का मौका आपको है, अगर आप पसंद करते हैं, लाइक इंटरेस्टेड हैं तो जा सकते हैं, तो अच्छी बात है यहाँ। और किसी ने हमको बोला था कि यहाँ पे 28 लाख का कुछ पैकेज लगा था जापानीज़ का, 28 लाख का प्लेसमेंट पैकेज के। क्या ये सही में एग्जिस्ट करता है जेएनयू में पैकेज और प्लेसमेंट्स? हाँ, अभी भी एसेंचर ऐसा यहाँ पे अपना रिक्रूटमेंट कर रही है, तो हर साल ऐसा करती है। जैसे 12-14 लाख का पैकेज, तो अगर आपकी जापानीज़ अच्छी है तो हो जाता है। आराम मिल ही से। जाएगा। वो मतलब ऐसे फिक्स क्राइटेरिया है। डिपेंड करता है आपके जापानीज लेवल पे, और थोड़ा सा इंटरव्यू डिपेंड करता है कैसा ले रहे हैं वो। M2 लेवल ऐसे 12 से 14 लाख का जॉब पैकेज है। M2 लेवल। हाँ, N2 लेवल। N2 लेवल। जी। N2 लेवल किसको बोला जा सकता है कि ये N2 लेवल है, ये N1 लेवल है? वो तो JLPT का एग्ज़ाम होता है, उसके हिसाब से निश्चय करते हैं। पेपर देना पड़ता है। हाँ, वो ऐसे प्रोफिशिएंसी टेस्ट रहता है जापानीज़ का, जापान की एम्बेसी ऐसे कराती है MOSAI के द्वारा, तो उसमें आपको वो निकालना होता है, फिर उसके बाद हो जाता है। और भी अलग अलग एग्ज़ाम्स है, नेट का है, उसमें 8 उसमें होता है Q1 हाँ, Q5 से Q2 शुरू होता है। Q1 लाइक डिसेंडिंग ऑर्डर में जाता है, Q5 Q4 Q3 Q2 Q1 सेम वो इक्विवेलेंट होता है वो JLPT के, जापानीज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। जैसे अदर लैंग्वेज में होता है IELTS होता है, और भी लैंग्वेज कनाडा वगैरह जाने के लिए आप वो क्रैक करना पड़ता है। तो जापान का जहाँ तक ये है, तो वो डिग्री लेके आप जापान और इंडिया दोनों में जॉब कर सकते हो आप। ठीक है, वो डिग्री आप मतलब एक गेट खोलने के बराबर है कि किसी भी लैंग्वेज को अगर सीख लिए आप तो उसका एक सर्टिफिकेट, आपको सर्टिफिकेट मिलनी है, आप कहीं भी कोई किसी भी कंपनी में जॉब कर सकते हो। और वो यूरोपियन लैंग्वेजेस में जैसे असेंडिंग ऑर्डर में रहता है, B1 B2 B3 मतलब C1 फिर वैसा कर। लेकिन जापानीज़ में उल्टा है, अगर 5 जो है वो सबसे छोटा है लेवल, और फिर जैसे जैसे आप संख्या में कम होते जाएंगे वैसे वैसे लेवल में ऊपर होते जाएंगे। अच्छा, ये 5 स्टार तरीके का उल्टा है। हाँ, ये है कि यहाँ लाइक अगर आप यहाँ से BA जापानीज MA जापानीज नहीं भी करते हो, बाहर से भी जापानीज सीख रहे हो, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो अपना सिखाते हैं बाहर से, तो ये लेवल की तैयारी कराते हैं वो लोग। और ये लेवल की तैयारी करने के बाद N3 या N2 निकालने के बाद वो लोग भी जॉब करते हैं। बट होता क्या है कि ऐसा नहीं है कि पैकेज नहीं लगते, वो लोग के भी पैकेज लगते हैं। बट यहाँ है कि एक इंस्टीट्यूशन है, यहाँ एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है JNU, तो यहाँ अच्छी कंपनी आती है कुछ लैंग्वेज में, तो वो अच्छा पैकेज देती है, ऐसा होता है। बाहर से भी जॉब करते हैं लोग, बाहर से भी सीख के कर रहे हैं, अच्छे जॉब कर रहे हैं। अच्छे जॉब अमेजॉन एक्सेंचर जो भी हो,
मैं जेएनयू को लेकर के और भी डिटेल में जाना चाहूँगा कि जेएनयू में और भी क्या जॉब्स ऑफर हैं, प्लेसमेंट हैं कि लोगों को इफ्लू चले जाना चाहिए। बीएचयू तो मैं जानता हूँ, बीएचयू का थोड़ा हाल समझ में नहीं आता प्लेसमेंट को लेकर के, लेकिन जेएनयू तो लोग कहते हैं कि कमाल कर रही है प्लेसमेंट में। ब्रांड वैल्यू भी एक बात होती है ना, कि जेएनयू का ब्रांड वैल्यू इतना स्ट्रांग है कि आप कहीं भी जाएं, अगर जापानीज़ पढ़ने वाले लोगों के बारे में अगर बात करें तो आप कहीं से जापानीज़ पढ़े हो और जेएनयू से आप जापानीज़ पढ़े हो, इसका कोर्स स्ट्रक्चर भी अलग रहता है। ये बस ऐसा नहीं है कि आप लैंग्वेज पढ़ के समझ पा रहे हैं, आप लैंग्वेज प्रोड्यूस कर पा रहे हैं कि नहीं, इस पर बहुत फोकस है। और फिर सिलेक्शन क्राइटेरिया में इसका बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है, जो लोग जानते हैं कि यहाँ पे क्या पढ़ाई होती है। वैसा तो सारे कोर्स मतलब कि जैसे जापानीज़ आप और सिलेक्शन क्राइटेरिया में एक प्रॉब्लम हो जाती है नहीं कि नहीं एक बेनिफिट हो जाता है कि जैसे आप कहीं और से पढ़े हैं तो वो आपको बस JLPT लेवल्स के हिसाब से पढ़ाते हैं, वो होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ जापानीज स्टडीज़ नहीं रहता है। यहाँ पे आप सब कुछ पढ़ते हैं, लैंग्वेज को केवल ऐसे समझना नहीं, लैंग्वेज को समझाना, अपने से प्रोड्यूस करना, वैसा वाला भी उसमें बहुत इम्फेसिस रहता है। रिटेन आप देखेंगे जो लिखने का ये क्षमता रहता है, जेएनयू में इस पर बहुत फोकस किया है कि आप लैंग्वेज लिख पा रहे हैं कि नहीं, उस पर ऐसे बहुत ये कॉन्सेंट्रेशन रहता है। ओके, तो ये सब सारी चीज़ें हैं। जेएनयू एमए जेएनयू में कोई एडमिशन ले रहा है तो कितनी फ़ीस लग रही है, अभी क्या फ़ीस चल रहा है? फीस का मामला बहुत कम है, नहीं के कितना आपका बराबर कितना है। लगा? मेरा जो अभी जो फीस रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन फ़ी 1100 के अराउंड है, और जो एक और फी जो लगता है 150 लगता है, एडमिशन फ़ी है 150। 150। हाँ 150 के अराउंड रही ये चारों सेमेस्टर में हमसे कितना फ़ीस ले लेती है जेएनयू? हॉस्टल वेस्टल छोड़ के ऐसे ही बात करें तो हॉस्टल छोड़ के 178 रुपये 178 रुपये ऐसे लगते हैं हर सेमेस्टर में। हर सेमेस्टर। 4 सेमेस्टर है तो जोड़ लीजिए जितना रुपया ये हो गया, और 1160 रजिस्ट्रेशन फ़ी। रजिस्ट्रेशन फी हाँ तो वो अलग से हो गया। हाँ तो वो सारे इंक्लूड कर लीजिए, बस और इतना ही है। हॉस्टल का कितना लग जाता है? 2 साल का कितना लग गया होगा? डिपेंड करता है सारे हॉस्टल 10 से। रुपये करके ऐसे रूम रेंट है, और स्टार्टिंग में जब आप आते हैं तो एक एस्टेब्लिशमेंट चार्ज देना रहता है 6000 मेस रुपये। का, और फिर मेस का जो खर्चा रहता है वो ऐसे जितने स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हैं उसमें डिवाइड हो जाता है बिल। वेरी करता रहता है। मतलब कि 10 रुपये महीने फीस लेती है जेएनयू अपने हॉस्टल का? इतना सस्ता? हॉस्टल का लाइक एक बार आपका 6000 रुपया लग जाएगा। वो मेस का ऐसे मेस establishment। वो मेस का एस्टेब्लिशमेंट फीस होता है, अगर आप नहीं खाएंगे तो वो वापस भी मिल जाता है ना? हाँ नहीं, ये सिक्योरिटी मेस, ये हॉस्टल सिक्योरिटी है, ये 6000 वो बाद में आपको मिल जाएगा। बट जब आप इंटर करते हो, जैसे लाइक एडमिशन होता है और हॉस्टल मिलता है आपको, तो वो 6000 पहले लगेगा, आपको एक रिसीट जब बनेगा। आप ख़त्म करेंगे कोर्स तो आपको वो पैसा वापस हो जाएगा। बट हर महीने आपको जो हॉस्टल मेस जो है वो लगेगा आपको 3000, 3500, 3200, वो डिपेंड करता रहता है। 190 कुछ बता रहे थे आप ना कोर्स फी? कोर्स फी तो 178। 178 अगर लग रही है, मतलब इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसके बाद अब 6000 रुपये डेवलपमेंट फीस दे दीजिए, फिर ये बाद में आप बोल रहे हैं कि किसी तरीके से वापस कंपलसरी है, वापस हो जाता है। ये वापस भी हो गया। मेन मतलब- रजिस्ट्रेशन फी है 1100 रुपये, वो वापस नहीं होगा आपका, वो हर सेमेस्टर में लगेगा ही। तो क्या लगता है 1000 रुपये में हम यहाँ जेएनयू से एमए पूरा कर लेंगे ना, अगर ऑफिशियल तरीके से जाने तो? हाँ एक ऑफिशियली बोला जाए। बताइए कितना सस्ता है ना? तभी सीट एक सीट पर बहुत वो बहुत इम्पोर्टेंट इतना है। सस्ता है, उसका वो पूरा वैल्यू ऐसे वो ये करता है वापस अपने आप में। कैसे वो कैसे course वापस structure करता बहुत है मतलब? है, strict वो है इतना सारी आपको चीज़ें। पढ़ना पड़ेगा, हर 25 दिन में एक एग्ज़ाम हो जाता है। वो एक जेएनयू का एक बहुत आपको एग्ज़ाम रेडी कर देता है। कुछ भी नहीं लिखना है एग्जाम में। हाँ वो तो है। एग्ज़ाम रेडी रहता है, आपको बहुत जल्दी एग्ज़ाम और सुनते हैं जेएनयू फेल भी कर देता है। हाँ। यही तो बोल रहे हैं, एग्ज़ाम जहाँ तक एग्ज़ाम की बात है ना, तो वो पूरा स्टूडेंट ओरिएंटेड सारे कोर्स होते हैं। उसमें जो स्टूडेंट को पढ़ना ही पड़ता है, कोई ऐसा नहीं है कि वो स्किप कर लेगा निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको पढ़ना ही होगा। ओके। वो सारे फैसिलिटी दिए इसलिए जाते हैं कि पढ़े, मतलब ऐसा वो स्ट्रक्चर है कि कोई तरह के उससे बर्डन ना हो, फ्री ऑफ माइंड पढ़ ले सारी चीज़ों को। फ्री ऑफ माइंड है। थोड़ा सा ठीक है। और भी क्या खाने पीने की सुविधाएं दिल्ली में आपको जेएनयू बढ़िया प्रोवाइड कर रही है? हाँ आप खुश हो उससे? बिल्कुल खुश हूँ। आप 3500 रुपये में 3 टाइम का खाना कहाँ खा सकते हैं दिल्ली में? हाँ ये बात सही है, लेकिन लोग खाते खाते पक जाते हैं वही 35 रुपये वाला खाना। वो तो आपका ही है ना कि आपका आप नहीं पके अतुल जी, सही से बताइए। आपका किसी दिन आप इनको बोले हो कि नहीं आज मेरा मन नहीं कर रहा है यार मेस जाके खाना खाने का? नहीं है। वो वैसा है कि सप्ते में अगर 7 में से 6 दिन सो लिए तो 7वें दिन कहीं घूमने का मन करने लगता है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि आप बोर हो जाते हैं एक रूटीन से, वो एक अलग चीज़ है। पर जब नया कोई यहाँ आता है तो वो खाने का वैरायटी देख के पागल रहता है कि 35 रुपये में इतना कैसे खिला सकते हैं।
कितना का सिखला सकते आप 35 रुपये में आप लगा लीजिए, दिल्ली का ऐसे सबसे सस्ता रोटी भी होगा तो 5 या 7 रुपये होगा। और एक रोटी 5 रुपये 7 रुपये होता है, यहाँ आप रोटी अगर कितना भी ले सकते साथ ही रोटी खाए तो आपका 35 रुपये हो गया 5 के हिसाब से। हाँ, सब्जी अलग, दाल अलग, चावल अलग, फिर सब कुछ मीठा वीठा दे दिया आपको, गाजर का हलवा दे दिया, किसी दिन पूड़ी बना दिया। और 20 रुपए में आपको ऐसा ब्रेकफास्ट जिसमें आप 2 से 4 ब्रेड लीजिए, 2 अंडा लीजिए, कॉफ़ी लीजिए, दूध लीजिए, जैम लीजिए, और न जाने क्या क्या 2-4 चीज़ें मिस कर रहा हूँ। अगर मतलब आप ब्रेड नहीं लिए तो आप फिर पराठा खाइए, कभी डोसा खाइए। ब्रेड तो रोज़ है। चेंज होता रहता है ये हाँ, मेन्यू मेन्यू तो कंप्लीट और अनलिमिटेड फूड, मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपका Restriction नहीं 35 रहता है। रुपये दिया तो आपको एक ही प्लेट में 4 ही रोटी मिलेगा। आप जितना जब जब आपका आप पेट, मांगेंगे, जितना मांगेंगे। जितना आपका पेट जाके ले ले सके उतना आप खा लें। हाँ, बल्कि लिखा रहता है हॉस्टल में कि एक बार में 8 रोटी से ज़्यादा ना लेकर के जाएं। हाँ, वो तो उसके मतलब 8 रोटी आप लेके जा सकते हैं, फिर दोबारा आ सकते हैं लेके जाने के लिए। मतलब आप इनफ है आपके लिए यहाँ सिस्टम पे। तो सिस्टम के समझ ही जाइएगा, फिर जब रहते रहते आप समझ जाते हैं कितना क्या है कैसे है वो सब। बाकी फूड के मामले में जहाँ तक आपने पूछा तो वो उतना कोई मायने नहीं है, सब आराम से खाते हैं। जेएनयू में लिखे हुए का पालन करने का ज़रूरत और किसी चीज़ के ज़रूरत का पालन होना, दोनों अलग अलग धारा पे चलता है। मतलब कि अगर लिखा है 8 रोटी और 10 रोटी खाना है तो 10 रोटी ज़रूरत है। लिखे हुए का पालन होना भी ज़रूरी है, लेकिन 2 रोटी ज़्यादा खाना भी ज़रूरी है। तो दोनों में से किसका मोल ज़्यादा होगा उस आधार पे यहाँ तय होता है कि नियम का पालन होगा या नहीं होगा। नहीं होगा, ऐसे होना भी चाहिए, समाज इसी तरीके से चलता है। और मतलब बड़े बड़े लोग ऐसा बोलते थे, समन्वय होना ज़रूरी है हर एक चीज़ों में, और समय की गंभीरता को भी समझना ज़रूरी है। जैसे आप लोगों ने अपना चेहरा नहीं दिखाना उचित समझा, मैं भी कहा कि कोई जरूर दिक्कत नहीं दिखाएंगे, है। आप आइए, फिर आइए और फिर आप ऐसे हमारा कोर्स ख़त्म होने के बाद आइए। कुछ चीज़ें होती है जो नहीं बताई जाती है या फिर रिवील नहीं दिखाई नहीं जाती है, ये सब होता है ना। और आप भी देखते होंगे नेशनल मीडिया में भी कुछ लोग होते हैं जो अपने फेस को ब्लर करवा देते हैं या फिर हाँ बिल्कुल होता है ऐसा। क्यों करवाते होंगे ऐसा? वो ऐसा उनका प्राइवेसी है, वो अपना बहुत सबका अपना जीने का दायरा है, अपना दायरे में रहते हैं वो। हम जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन पे आपसे कुछ नहीं पूछ रहे हैं, हम ऐसी बयानबाजी नहीं चाहते हैं जिससे आपको लेकर के कुछ खतरा बढ़ रहा है आपके एकेडमिक फील्ड पे। लेकिन हम आपसे ये पूछना चाहते हैं एज अ जेएनयू स्टूडेंट, आप बताइएगा, क्योंकि आप चेहरा भी नहीं दिखा रहे हैं इस वीडियो में, लेकिन साफ साफ बताइएगा इस पे थोड़ा सा। अतुल जी, खरा जवाब दीजिएगा, हमको चाहिए इस पे कि डू यू रियली बिलीव ऑन नेशनल मीडिया? आप किसी मीडिया पे बिलीव रखते हो जो भारत में चल रही है? मीडिया देखिए, ऐसा नहीं है कि केवल कचरा ही दिखाता है। ये बात अलग है कि उसका आधार कूड़ा हो गया है आजकल। कूड़ा हो गया। हाँ, कि वो ऐसे कुछ भी बस अपने एजेंडे और नैरेटिव के आधार पे दिखा रहे हैं, वो बिल्कुल अलग चीज़ है। पर चेहरा नहीं दिखाना वो बिल्कुल अलग मुद्दा है इससे। कि आजकल आप जैसा समय देख रहे हैं कि आपकी किसी भी स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ के उसका एडिटिंग करके, डॉक्टर्ड वीडियोस, एआई का जो अभी ये सब आ गया है, कौन सा चीज़ कहाँ जाएगा वो सिक्योरिटी रखना भी इस डिजिटल एरा में हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम आज अपना ये कर दें और फिर जेएनयू जितना पॉलिटिकली चार्ज इंस्टीट्यूशन है उस पर बहुत सारा मुद्दा आ सकता है, सेंसिटिव हो जाती हैं बातें। बहुत सेंसिटिव हो जाती है। हाँ, अगर आपके वीडियोस आपके कुछ भी ऐसा हो तो ऑब्वियसली एक कैंपस ऐसा है कि हर चीज़ों को देखती है नज़र से। लेकिन जिसको आप अच्छे मुद्दे पॉलिटिकली हो। एक्टिव जेएनयू बोल रहे हैं, वो उसका पॉलिटिकल एक्शन 2-4 साल से गायब है, चुनाव भी नहीं हो रहा है, और वो तो धरना भी बंद करवा दिया गया है ना अब तो यहाँ पे। वो धरना अभी भी बंद होने के बाद भी धरना हुआ है। देखिए अभी परसों तरसों ही 5 तारीख को एफएजी बनी हुई है। तो जेएनयू अपना पॉलिटिकल कल्चर नहीं छोड़ सकता है, वो जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन भी अंदर से नहीं चाहता है। वो अलग बात है कि कुछ पॉलिटिकल कारणों से चुनाव वगैरह ये सब नहीं हो रही है, वो अलग कंपल्सन है। ओके। आप लोगों को मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। एक बढ़िया कोट लिखा हुआ है सबसे नीचे, पेंगुइन के नीचे। ये पेंगुइन पब्लिकेशन बहुत ही अच्छी मानी जाती है ना, खास मतलब इंडिया की सबसे बेस्ट पब्लिकेशन कौन सा है वैसे? ये तो पता नहीं, वो ये तो तो बहुत है, कॉलिंस है, ये है, बुक्स है, और इस पे डिपेंड करता है सबकी डिसिप्लिन पे। ये स्पेशलिटी होती है। मैं एक समय क्या हुआ था कि जापानीज़ लिया हुआ था, और जापानीज़ लिया था मैंने, और मैं जब जापानीज़ में सेमेस्टर एग्ज़ाम दे रहा था, कोविड के जस्ट एक पहला जो सेमेस्टर हुआ था उसमें, तो मुझे जापानीज़ में कुछ नहीं आ रहा था, तो मैंने जस्ट क्वेश्चन आंसर में भी क्वेश्चन में भी आंसर, मतलब होता है ना, तो उसका ना हिरागाना, कातागाना, कांजी, यही सब पढ़ाया गया है। और ग्रीटिंग्स वगैरह कुछ याद किए? कुछ भी शुरू कैसे करते हैं? नाम आएगा
नहीं कुछ नहीं ये वो वैसा है इनका अभी जापानीज की 5 मिनट में जापानी सीखे यूट्यूब अच्छा, वो वाला YouTube जापानी में हिरागाना काताकाना गर्दा कांजी छुड़ाते होता हैं है इंग्लिश को एक बाकी महीने का में। अगली वीडियो में बाकी का अगली वीडियो में यो वाया मतलब अच्छा ठीक है। अच्छा मेरा नाम हिमांशु है और मैं द स्टूडेंट लाइफ से हूँ, इसको जापानीज में कैसे बोलेंगे? वाताशी वा हिमांशु देस, या फिर ऐसे बोल सकते हो वाताशी वा स्टूडेंट लाइफ नो हिमांशु देस। वाता सिवा स्टूडेंट लाइफ नो हिमांशु जेस, वाता सिवा नो स्टूडेंट लाइफ। या फिर ऐसे बोलते हो वाताशी वा इन स्टूडेंट लाइफ दे हाताराइते इमास। आप लोगों ने बहुत अब तरह से चेंज तरह से बोल। मास्टर्स के बाद आप लोगों ने क्या सोचा अपनी लाइफ के लिए, कुछ बताओगे आप दोनों लोग? वो जिस दिन मास्टर्स जमा हो जाएगा उस दिन सोचें। डिसर्टेशन जमा हो जाए डिसर्टेशन। हम लोग जापानी से है ना तो उसमें जेन चलता है, उस मोमेंट पे डिसाइड होगा, अभी नहीं। अच्छा ज़ेन करके एक मोमेंट होता है, उसी वक्त सोचा जाता है, उसी ज़ेन वक्त। करके एक बुद्धिस्ट फिलॉसफी है, उसके आधार पे कि जिस मोमेंट पे हम पहुंच जाएंगे वहाँ, उस मोमेंट पे हम देखेंगे कि वो मोमेंट हमको कहाँ ले जा रहा है। जा रहा है। अभी से हम आपको कुछ बोल दें और फिर हम कर ना पाएँ, या फिर परिस्थिति वैसी अनुकूल ना हो पाए कि हम अपनी बात को ऐसे सिद्ध कर पाएँ, तो दोनों स्थिति में गलत हो जाएगा। तो ज़ेन बोलता है कि बहने दो पानी की तरह, जहाँ धारा ले जाएगी वहाँ बह के चले जाएंगे। लेकिन लोग धाराओं में भी अपनी राह चुनते हैं, बनाते हैं, जैसे कि हाँ, तो वो जापानी नहीं है, वो जापानी नहीं है वो इंडोनेशिया। कंसेप्ट, एक कंसेप्ट में बहुत सारी मीनिंग छुपी होती है, बहुत डीप मीनिंग होती है, सारे फिलोसफिकल टर्म्स सब होते तो हैं। आपको ये जो जापान, वर्ड जापान में क्या खास लगा, मतलब आप कुछ बताओगे जापान में क्या खास लगा, क्यों जापान का नाम जापान पड़ा? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा लाइक ये कह सकता हूँ कि पहले क्या था, अब क्या था, कैसे नेम चेंज हुआ, ये सब हुआ। निप्पॉन बोलते थे पहले। और आप लोगों को ये भी पढ़ाए होंगे कि जैसे आप लोग जापानीज से हो, तो भारत और जापान के रिश्ते भी रिसेंटली कैसे हैं, या फिर इन 2 सालों में कुछ ऐसा अभी पढ़ा के नहीं, कंटेम्प्रेरी कम रहते हैं। हिस्ट्री का जब बात करते हैं तो हिस्ट्री हम अच्छे लोग रिश्ते रहे हैं जापान से इंडिया के? हाँ बिल्कुल रहे हैं। 1952 से शायद ऐसे मॉडर्न स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आप बोले तो 52 से सैन फ्रांसिस्को ट्रीटी के साथ ये चालू होता है। 51 में भारत पहला था जो साइन नहीं किया था, वो अलाइड फोर्सेस वाला जो डॉक्यूमेंट था। 52 में सैन फ्रांसिस्को ट्रीटी के बाद ऐसे 52 में के इसमें भारत जो है पहला बायलैटरल डॉक्यूमेंट साइन किया था जापान के साथ अपना, तब से चलते आ रहा है। अब तो फिर trade की यूनिलैटरल बायलैटरल ऐसे डिफेंस डील्स ऐसे जो मलाबार स्टेट में ये लोग किए, यूएस जापान इंडिया एक साथ कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी इसमें पार्टनर है। फिर ओडीए जो असिस्टेंस देता है जापान, वो भारत के साथ ऐसे सबसे ज़्यादा है, भारत उसको रिसीव करने वाला। एक बार बीच में खटास आई थी जब भारत न्यूक्लियर टेस्ट किया था, तो उस समय कुछ दिन के लिए लोग ओडीए बंद कर दिए थे, क्योंकि भारत जो है जापान अपने आप को पैसिफाई करने का कोशिश करता है ना, कि न्यूक्लियर आर्मामेंट से वो अलग रहेगा, न्यूक्लियर वेपनरी ये सब नहीं यूज़ करेगा। तो भारत से बीच में वो ऐसा था, लेकिन फिर उसके रिश्ते ठीक हैं। आबे का कॉन्फ्रेंसेस ऑफ द 2 सीज़ बहुत ही मेजर अचीवमेंट माना जाता है। अभी किशिदा के साथ भी बहुत सारा अच्छा टर्म है। मोदी का फिर बायलैटरल विजिट्स जो है वो बहुत ऐसे ये है। राजीव गांधी के समय भी कुछ समय तक ऐसे बन रहा था, लेकिन फिर प्राइम मिनिस्टर्स का बायलैटरल विजिट्स हुआ, तो भारत जापान का अभी बहुत अच्छा ये चल रहा है। अभी भी जो लेबर फोर्स का शॉर्टेज जापान में चल रहा है, उसको लेके फ्रांस से इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया था SSW करके, अभी भारत से भी किया है स्पेशलाइज स्किल वर्कर्स करके। उसमें 14 अलग अलग डिपार्टमेंट है। केयर का भी बहुत दिक्कत है वहाँ पे जापान में, तो 1 लाख वैकेंसी शायद 96,000 वैकेंसीज केवल केयर के डिपार्टमेंट में है। केयर मतलब केयर सेक्टर, केयर सेक्टर जो ये हेल्थ सेक्टर को थोड़ा सा देखता है ना यहाँ पे। हाँ, मतलब जैसे नर्सिंग हो गया, बूढ़ों का केयर हो गया, बच्चों का केयर हो गया। ज़्यादा है ना। हाँ, और इंडिया में भी तो एक केयर करके कंपनी है जो नहीं, केयर कंपनी और केयर एज अ कॉन्सेप्ट केयर गिवर्स जो है, ओके केयर गिवर्स जो है, ओके। तो ओवरऑल हमेशा से रिश्ता सही रहा है, क्योंकि एक स्टोरी पढ़े थे ना, उसमें ये एक हाथी यहाँ से भेजा गया था, लाइक इंदिरा हाथी यहाँ से भेजा गया था। हाँ, नेहरू के समय में वहाँ बच्चों का ये करने के वर्ल्ड वॉर से के थोड़ा सा ठीक पहले ही शायद उस समय इंदिरा करके एक हाथी यहाँ से गिफ्ट किए थे नेहरू, वहाँ से डिमांड आया था। लेकिन फिर वहाँ पे वर्ल्ड वॉर के बाद जो खाना वाना का बहुत दिक्कत हुआ, तो ये लोग इंदिरा को मतलब सारे जानवरों को ऐसे मार रहे थे, तो जानवरों को ऐसे खाने में जहर मिला के देते, लेकिन हाथी को शायद एक इंटेलेक्चुअलिटी अपना एक एनिमल विजडम बोलिए कि जो उसमें होता है एक सेंस कि वो खाना छोड़ दिया, फिर भूख की वजह से इंदिरा मर गई थी। इंदिरा मर गई। ठीक है, वो पोस्टर थोड़ा सा दिखा करके आइए लोगों को। तो इंदिरा हाथी मर गई जापान जाने के बाद। वो
वहाँ की गवर्नमेंट बोली थी कि एक हाथी चाहिए, क्योंकि बच्चे लोग को वहाँ पे लाइक होता है ना कि अब कोई जानवर उस टाइम में नहीं थे उसके पास, बहुत सारे जानवर मर चुके थे और बाकी ये और हाथी नहीं था उनका उनके ऐसे पास। मान लीजिए कि आपको अफ्रीका बोले तो आपको चीता नज़र आएगा। हाँ, तो वैसा रहता है तो कि वैसे भारत इंडिया को नाम देख ले के तो हाथी याद आए, हाथी नजर आता है। छाप छोड़ने के लिए एक ऐसा किया गया। ठीक है, तो आप लोगों का हमने चेहरा नहीं दिखाया और सारी बात भी कंप्लीट हो ये गई। इसलिए मैं बोल रहा था, आप नहीं भी दिखाइएगा फिर भी आपको क्रूशल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और कुछ क्रूशियल इन्फॉर्मेशन हम छोड़ रहे हैं, वो तो कुछ बता सकते हैं और? बस वही कैंपस के बारे में बात की। कैंपस अच्छी कैंपस, आप खुद घूम रहे हो, आप खुद देख रहे हो, चीज़ों को एनालाइज भी कर सकते हो, ऑब्जर्व भी कर सकते हो कि कैसे लोग हैं यहाँ पे, क्या बातें चल रही है क्या। ऐसा नहीं है कि कोई आपको रोक देगा कुछ लाइक कुछ पूछने से, लाइक कुछ पूछ रहे हो किसी से बता भी देंगे वो। कोई भी टॉपिक पे आप बात करना चाहते हो, किसी को अगर टाइम है तो बैठ जाएंगे, बात कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कौन से सेंटर से है वो। कितनी सीट है interested- आपके MAJNU में? अभी तो 17 लोग हैं। मतलब बाहर से जो आएंगे, जैसे अभी CUT होगा तो 8 सीट पे ही फाइट होगा। 8 सीट। हाँ, तो इस मतलब 8 ही सीट है MAJNU में टोटल? नहीं इंटीग्रेटेड कोर्स था अभी। ये लोग जैसे हैं तो इंटीग्रेटेड कोर्स में थे ये लोग। 45 सीट होते हैं BA में, ठीक है। BA में ही बुलाते थे, BA और MA दोनों करा लेते थे। तो अब हो सकता है मे भी अलग, मतलब वो लोग इंटीग्रेटेड नहीं हो, फिर से एग्ज़ाम देना पड़े वो लोग को तो MA इसी में साल आने से के हो लिए। रहा है वो? नहीं वो NEP अभी बहुत नहीं दिन से हुआ, बाद बहुत में है, बाद फिर में है, वो अभी हो सिस्टम नहीं रहा चेंज है। होगा, अभी बात में पाइपलाइन बस में है। लंबा प्रोसेस है अभी। NEP के लिए आज भी प्रोटेस्ट ही है। ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों, ये आज मतलब बैठिए मैं बताता हूँ, ये आज मेरे जीवन का एक ऐसा वीडियो है जो मैं बिना चेहरा दिखाए बनाया। पता नहीं कितना इंटरेस्टिंग, मैं इंटरेस्टिंग वीडियोस नहीं बनाता हूँ, मैं ऐसे ही सवाल पूछता हूँ और शायद आप लोगों को काफ़ी परेशान किया और सीरियस बातें हुई। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। बाकी JNU या फिर जैपनीज़ पे कुछ और भी आप पूछना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाकर के अपनी चीज़ों को दर्ज कराएं कि आप किस सब्जेक्ट से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं। ये लगभग MA की जैपनीज़। लेकिन ओवरऑल आपको वही BA वाली बात जो बता दिया मैं कि BA में जो आते हैं स्टूडेंट्स 45 सीट होते हैं, 45 के राउंड ही होता है। हाँ, तो इसमें आइएगा आप। तो अब NEP की बात चल रही है, तो हो सकता है कि अगर NEP इम्प्लीमेंट होता है तो फिर आपको इंटीग्रेटेड कोर्स नहीं मिलेंगे। लाइक BA के बाद हमको MA में जाने के लिए आपको एंट्रेंस देनी ही पड़ेगी। अच्छा, अभी इंटीग्रेटेड है ये लोग और भी लोग स्टूडेंट्स अभी इंटीग्रेटेड है। और वहाँ पे दीवार पे लिखा हुआ था कि बाइकॉट NEP तो वो 2020। तो मैटर है, वो तो अब कोई इससे इंडोर्स करता है, कोई उसको अगेंस्ट करता है, वो तो डिपेंड करता है कि अगर कोई सोचा अगर हमारे हितों की बात हो रही है, उनको अगर पसंद नहीं है तो प्रोटेस्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे एक नए वीडियो में नए अंदाज साथ। तब तक के लिए हिमांशु धन्यवाद बोलता है वीडियो देखने के लिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।